हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। हम अपना पहला पार्ट ईपीएफ का कवर कर चुके थे। आज हम देखेंगे ईपीएफ एक्ट 1952 के दूसरे पार्ट में क्या डिस्कस करना है। जिस किसी ने भी पहला पार्ट नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ जाके आप देख लीजिए। जैसा कि हमने पहले पार्ट में एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन तक कवर कर लिया था, आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं पीएफ कंट्रीब्यूशन से। तो पीएफ कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। पीएफ कंट्रीब्यूशन और पीएफ इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डीए basic plus DA amount of salary per month basic plus DA equal to EPF basis on the following formula। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पीएफ कंट्रीब्यूशन बेसिक प्लस डीए पे बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता था, बट अभी कुछ न्यू इम्प्लीमेंटेशन हुआ है सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग, उसकी हम बाद में बात करेंगे। बट जो वेरी पहले करता था बेसिक प्लस डीए बेसिक बेसिस पे ईपीएफ बेसिस पे, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बेसिक प्लस डीए मिलाकर आपको जो कैलकुलेट होगा वो ईपीएफ बेसिस होगा। ठीक है, आप जैसा देख पा रहे हैं एम्प्लॉय शेयर जिसमें कितना होगा 12% ऑफ पीएफ बेसिस ईपीएफ अमाउंट। एम्प्लॉय का कितना शेयर होगा 12% होगा, और एम्प्लॉयर का शेयर कितना होगा 13.6 ऑफ ईपीएफ बेसिस डिवाइडेड एज फॉलोज। ओके, जिसमें अपना एम्प्लॉयर का शेयर कितना है 13.16, जिसमें से भी डिवाइड होगा वो ईपीएफ अकाउंट में कितना जाएगा 3.67% डिडक्शन होगा। इसके बाद अपना पेंशन फंड में जितना जाएगा, ये ईपीएफ अकाउंट है, ईपीएफ फंड ही कहलाता है। पेंशन फंड में कहलाएगा 8.33। पीएफ एडमिन चार्जेस में 0.65% इंक्लूड होगा, और ईडीएलआई अमाउंट एम्प्लॉयड डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस अकाउंट में उसका कितना कंट्रीब्यूट होता है 0.5%। ओके, देन आगे बढ़ते हैं। हाँ, देन एडमिन चार्जेस ईडीएलआई में 0.0% कंट्रीब्यूशन रहेगा, किसका एम्प्लॉयर का। देन टोटल कंट्रीब्यूशन की बात करें ईपीएफ में, तो टोटल कितना जाएगा 25.1%। ओके, इस तरह से लगभग एम्प्लॉयर आपके 12% डिडक्शन के साथ साथ खुद से ईपीएफओ के फंड कंट्रीब्यूशन में 13.16% पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूशन करता है, जो कि आपको ईपीएफओ बाद में पीएफ के रूप में, पेंशन के रूप में, ईडीएलआई अमाउंट के रूप में, जब एक्सीडेंटल डेथ होती है, ईडीएलआई का भी मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगा आने वाले वीडियो में कि ईडीएलआई कैसे क्लेम करते हैं और ईडीएलआई किन सिचुएशन में हमें अमाउंट मिलता है। तो ईडीएलआई अमाउंट के रूप में पे करती है कौन, ईपीएफओ। ओके, बट कंट्रीब्यूशन दोनों का मिला के 25.16% कंट्रीब्यूट होता है। ऐसा नहीं आपको लगता होगा कि मेरा सैलरी में से 12% क्यों कट रहा है, तो 12% के साथ साथ एम्प्लॉयर भी 13.16% कंट्रीब्यूट खुद करेगा, जब जाके आप हकदार होंगे 25.16% के हकदार होंगे आप, जो कि आपको पीएफ के रूप में, पेंशन के रूप में, ईडीएलआई अमाउंट के रूप में कौन पे करेगी, ईपीएफओ पे करेगी। तो टोटल कंट्रीब्यूशन में ईपीएफ में कितना जमा होगा एम्प्लॉय का 12%, और एम्प्लॉयर की बात करें, एम्प्लॉयर शेयर की बात करें तो उसमें कितना होगा 13.16। ओके, ये आप मैं आई होप कि आप समझ गए होंगे ये सब बातें। ठीक है, अब हम बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। बेनिफिट्स पे आते हैं, कुछ और बातें देख लेते हैं हम 2 मिनट। तो बेनिफिट्स में क्या क्या इंक्लूड रहेगा, ईपीएफओ आपको प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड। ओके, प्रोविडेंट फंड जो कि आपका कितना परसेंट आपको मिल जाएगा 3.67% समथिंग मिल जाएगा। पेंशन 8.33% आपको कंट्रीब्यूट हो जाएगा। इसके बाद आपको ईडीएलआई परसेंट जो भी होगा वो एडमिन ईडीएलआई चार्जेस में इंक्लूड होगा, वो आपको मिल जाएगा। समथिंग 2.5 से 5 लाख के बीच में आपको अमाउंट मिलता है। वो कभी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है या फिर एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है कंपनी के दौरान, जब हम कार के दौरान हमारा डेथ हो जाती है, या फिर हम जॉब में रहते हुए किसी की सडन डेथ हो जाती है, सडन डेथ के लिए ईडीएलआई अमाउंट। तो इस तरीके से बेनिफिट आपके इंटाइटल क्या क्या रहेंगे। प्रोविडेंट फंड कुछ परसेंट मिलेगा, वो भी 12% आपका, 12% कंट्रीब्यूट वो करेगा अपना एम्प्लॉयर, जिसमें से 8.33% पेंशन फंड में जाएगा उनका, और 3.67% तो टोटल मिला के प्रोविडेंट फंड कहते हैं हम, तो 15.67% आप पीएफ फंड में जाएगा आपका, पेंशन फंड 8.33%, और ईडीएलआई अमाउंट मैंने बता दिया है कितना आपको प्रोवाइड होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको बेनिफिट प्रोवाइड हो जाएंगे ईपीएफओ के। ईपीएफओ मेंटेन फॉलोइंग अकाउंट विद द स्टेट बैंक। ईपीएफओ मेंटेन्स एक फॉलोइंग अकाउंट विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज फॉलो। तो अकाउंट ईपीएफओ क्या करता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है स्टेट बैंक के साथ मिलकर कुछ अकाउंट्स फॉलो करता है, जो कि अकाउंट नंबर 1 जैसे ईपीएफ अकाउंट जो कि ईपीएफ फंड के लिए होता है, प्रोविडेंट फंड के लिए होता है 12%, जिसमें से एम्प्लॉय का शेयर रहेगा और 3.67 एम्प्लॉयर का शेयर रहेगा। टोटल 15.67 शेयर कंट्रीब्यूट होगा, किसमें, अकाउंट 1 में। ये आपको याद रखना है। अकाउंट 2
एडमिन पीएफ होता है, एडमिन प्रोविडेंट फंड 0.65% ओनली एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में से जाएगा। इसके बाद अकाउंट नंबर 2, इसमें कोई एम्प्लॉय शेयर नहीं होगा। अकाउंट नंबर 10 पेंशन फंड में जाएगा 8.33% ओनली एम्प्लॉयर, बट बेनिफिट कौन को मिलेगा? एम्प्लॉय को मिलेगा। अकाउंट नंबर 21 ईडीएलआई फंड 0.5% ओनली एम्प्लॉयर के खाते से जाएगा। एम्प्लॉय नंबर अकाउंट नंबर 22 में क्या जमा करेगा? एम्प्लॉयर जमा करेगा 0.01% एडमिन ईडीएलआई चार्जेस। ओके, इस तरीके से आपको सारे अकाउंट याद रखने हैं इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इंटरव्यूअर हमेशा पूछता है कि अकाउंट 2 क्या है, अकाउंट 2 है क्या है, अकाउंट 21 क्या है, अकाउंट 21 में क्या जमा होता है, अकाउंट 22 में क्या जमा होता है। तो जो भी एचआर न्यू अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं वो आपको मतलब इंटरव्यूअर आपको कुछ भी पूछ सकता है इन अकाउंट में से, तो ये बातें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। ठीक है, तो आगे हम ईपीएफ फॉर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्म 2 किसके लिए होता है? फॉर्म 2 होता है नॉमिनेशन और डिक्लेरेशन फॉर्म के लिए। ये फॉर्म भी बहुत यूज़फुल होने वाले हैं, क्योंकि फॉर्म अच्छों को नहीं पता रहता कि कौन सा फॉर्म किसके लिए होता है। ये भी इंटरव्यूअर आपको हर एचआर इंटरव्यू में ज़रूर पूछेगा, तो अच्छे से पढ़ लीजिए। फॉर्म 2 नॉमिनेशन और डिक्लेरेशन फॉर्म कहलाता है। फॉर्म 9 एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहलाता है। ठीक है, फिर इसके बाद फॉर्म 11 लिस्ट ऑफ पीएफ एग्जम्प्टेड एम्प्लॉय नॉट सेंड टू पीएफ ऑफिस विद फॉर्म 9 बट केप्ट विद एचआर डिपार्टमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्म 11 क्या होता है? पीएफ एग्जम्प्टेड एम्प्लॉय के लिए, इन द सेंस कि पीएफ से 15,000 से कोई ऊपर है ना एम्प्लॉय, और वो अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देना चाहता। मैंने पहले पार्ट में आपको ऑलरेडी बता दिया था कि कोई अगर अपना पीएफ कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहता ईपीएफओ के साथ, तो वो फॉर्म नंबर 11 में डिक्लेरेशन फॉर्म में साइन करके देगा कि मैं अपना पीएफ नहीं कटवाना चाहता, जो कि किसके लिए? एक्सक्लूडेड एम्प्लॉय के तौर पे पीएफ ऑफिस में नहीं रखाएगा, बट किसके पास? एचआर डिपार्टमेंट के पास अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखा जाएगा। किसके साथ? फॉर्म 9 के साथ, जो भी रजिस्ट्रेशन होगा एम्प्लॉयर का, उसके साथ आपका फॉर्म बाद में ऑडिट पर्पज़ से या फिर कोई भी पर्पज़ से आपके पास एचआर के पास रखा जाएगा। ठीक है, फॉर्म नंबर 19 विड्रॉल ईपीएफ अमाउंट करना है आपको आपकी सर्विस के बाद, या फिर आपकी कोई भी फाइनेंशियल गतिविधि हुई है आपके साथ, उसमें आपको विड्रॉल करना है, तो आपको फॉर्म 19 फिल करना पड़ेगा। आजकल तो मैनुअली नहीं हो रहा है, सब ऑनलाइन प्रोसेस हो रहा है, तो मैं सब आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या क्या करना है। फॉर्म 20 टू विड्रॉ ईपीएफ अमाउंट बाय द नॉमिनी इन द इवेंट ऑफ डेथ। फॉर्म 20 कब भरेंगे? किसी भी ईपीएफ एम्प्लॉय की, जैसे ईपीएफ कंट्रीब्यूट हो रहा था उस एम्प्लॉय का और उसकी डेथ हो गई सडन, है ना, उस एम्प्लॉय की डेथ होने के केस में, जैसे आप फॉर्म 19 में आप विड्रॉ करते थे अपना ईपीएफ अमाउंट, वो फॉर्म 20 फिल करके देगा, और अगर वो आपका नॉमिनी है तो वो फिल करके देगा, देन आपको वो क्लेम मिल पाएगा। ठीक है, फॉर्म 10 की बात करते हैं। फॉर्म 10C टू क्लेम पेंशन स्कीम अमाउंट आफ्टर 10 ईयर ऑफ कंट्रीब्यूशन। अगर 10 साल आपको कंट्रीब्यूशन करते हुए हो गई या फिर पीएफ में कंट्रीब्यूट करते हो गई है, तभी आपको पेंशन अमाउंट मिलेगा। ठीक है, देन पेंशन मतलब मंथली पेंशन मिलेगा। पेंशन जो फैमिली पेंशन होती है उसके लिए 10 साल एलिजिबिलिटी होती है, और अपना जो पेंशन अमाउंट है जो कि 8.33% में आपको बता चुका हूँ, वो आप कैसे क्लेम करेंगे? सिर्फ 6 महीने आपकी सर्विस को दे दें, 6 महीने के ऊपर जब भी आप कंपनी को छोड़ेंगे तो आपको आपका क्लेम ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, पैसा आपका पेंशन का ज़रूर मिल जाएगा। देन हम देखते हैं फॉर्म 10D। फॉर्म 10D की बात कर लेते हैं। टू क्लेम पेंशन फंड बाय द एम्प्लॉय इन केस ऑफ डेथ ऑफ द एम्प्लॉय। हाँ, ये फॉर्म 10D अगर आप आजकल तो नॉमिनी फैसिलिटी भी हो गई है, ईपीएफ ने प्रोवाइड कर दी है, तो 10D क्या होता है? फैमिली पेंशन स्टार्ट करानी हो तो 10 साल मैं आपको बता चुका हूँ, 10 साल आपने किसी भी सर्विस पीरियड में एम्प्लॉयर के रहते हुए कंट्रीब्यूट किया है, उस बीच में आप 10 साल बाद अपनी फैमिली पेंशन स्टार्ट कर सकते हैं 10D फिल करके। और अगर डेथ भी हो गई है एम्प्लॉय की, उस केस में भी उसका नॉमिनी फैमिली पेंशन का हकदार होगा, जैसे कि बीवी, बच्चे या फिर कोई भी भाई वगैरह कोई भी है तो। फॉर्म 5I की बात कर लेते हैं। तो टू विड्रॉ ईडीएलआई अमाउंट आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉय बाय द नॉमिनी ओनली। तो 5I में क्या होता है? ईडीएलआई अमाउंट जो मैं बता चुका हूँ, अगर कंपनी में रहते सडन डेथ हो गई है उस बंदे की या एम्प्लॉय की, किसी कारणवश उसकी डेथ हो गई है, तो ईडीएलआई अमाउंट आपको क्लेम करने के लिए आपका नॉमिनी जो होगा वो 5I फिल करेगा। देन आपको वो ईडीएलआई अमाउंट 2.5 से 3-4 लाख रुपए जितना भी क्लेम ईपीएफओ प्रोवाइड करेगा वो 5I के फिल होने के बाद ही करेगा। देन फॉर्म 13 ट्रांसफ़र ऑफ क्लेम फॉर्म ट्रांसफ़र ऑफ पीएफ अमाउंट इट इज़ रिप्लेस्ड बाय फॉर्म 11 न्यू। फॉर्म 13 किसके लिए है? अगर आपकी सर्विस आप मान के चलिए पहले दूसरी कंपनी में थे, अब दूसरी कंपनी ज्वाइन कर ली है, आप अपना पुराना पैसा नई कंपनी में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो फॉर्म 13 आपको मैंडेटरी होगा फिल करना। ये पहले फॉर्म 11 था, अब इसको नया इम्प्लीमेंट करके फॉर्म 13 कर दिया गया है। ठीक है, देन फॉर्म 31 टू क्लेम फॉर एडवांस फॉर्म पीएफ अकाउंट।
फॉर्म 31 किसके लिए होता है कि सडन हमें कोई एक्शन आ रहा है या फिर हमें सडन कोई इमरजेंसी आ रही है या फिर हमें कोई जैसे पैनेडेमिक आ गया, इसमें 75% की स्कीम चला दी थी कि 75% हम निकाल सकते हैं अपना पीएफ अमाउंट। तो किसी भी केस में, इमरजेंसी केस में हम अपना एडवांस पीएफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब फॉर्म थे जो कि जनरली आपको हमेशा याद रखने हैं इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी और एक एचआर होते हुए भी। ठीक है, अगर एचआर हैं तो बहुत अच्छे से आपको इन पे काम करना आना चाहिए और प्रैक्टिकली भी आपको कैसे क्या फिल करना है वो भी आना चाहिए। तो फॉर्म नॉट इन यूज़ में पढ़ लेते हैं। ड्यू टू ऑनलाइन प्रोसेस और पीपीएफ फॉलोइंग फॉर्म्स आर नॉट यूज। फॉर्म 5, पहले फॉर्म 5 की बात कर लेते हैं। कोई भी एम्प्लॉय कंपनी ज्वाइन करता था, ठीक है, तो एडिशन होता था उसका, एडिशन ऑफ न्यू एम्प्लॉय के लिए फॉर्म 5 यूज़ होता था। तो जैसे कोई भी कंपनी ज्वाइन करने से पहले एम्प्लॉय पीएफ में रजिस्टर्ड होने के लिए फॉर्म 5 फिल करता था। तो फॉर्म 5 कौन एम्प्लॉयर फिल कराता था? अब इसकी जगह पे क्या हो गया है, यूएन जनरेट होने लगे हैं, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जिसको बोलते हैं, है ना, जो कि एम्प्लॉयर क्या करता है, ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू रजिस्टर होने लगे हैं, उससे रजिस्टर कर देता है एम्प्लॉय को, जिससे कि उसके डेटाबेस में फीड रहता है कि ये बंदा हमारे इधर रजिस्टर्ड है और इसका पीएफ आगे आगे कंट्रीब्यूट होगा। ठीक है, पीएफ प्रैक्टिकल के टाइम यूएन कैसे जनरेट करते हैं ये सब हम बाद में पढ़ेंगे कि कैसे हम यूएन जनरेट करते हैं, कैसे एक नए एम्प्लॉय का यूएन नंबर हम अलॉट करेंगे, ठीक है, हमारे पोर्टल के थ्रू। तो ये सब प्रैक्टिकल टाइम पे हम पीएफ जब पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे। देन हम फॉर्म 10 की बात कर लेते हैं। फॉर लेफ्ट और रिजाइंड एम्प्लॉय, सॉरी 2 मिनट, फॉर्म 10 की बात कर लेते हैं। फॉर लेफ्ट और रिजाइंड एम्प्लॉयज़, ये किसके लिए होता था? फॉर्म 10 प्रोसेस होता था जब कोई एम्प्लॉय कंपनी छोड़ के जाता था। अब इस प्रोसेस की जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू हम उसे एग्जिट मार्क कर देते हैं और एग्जिट मार्क करने से एम्प्लॉय के डेटाबेस में वो लेफ़्ट डेट हमेशा के लिए बन जाती है ना। तो जिससे क्या होता है, वो पता करने में आसानी हो जाती है और ये ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ईजिली हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी अब फॉर्म की ज़रूरत तो पड़ती नहीं है मैनुअली। अब वो ऑनलाइन प्रोसेस होने से बहुत ईजी वे में हम एग्जिट डेट अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद आया फॉर्म 12A। फॉर्म 12A की बात करते हैं, पीएम मंथली रिटर्न के लिए होता था। अब मंथली रिटर्न जमा होता था, पहले होता था मंथली मैनुअली बेसिस पे, बट ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू आज हम क्या होने लगा, पीएफ ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन चालान जमा होने लगा, जिसमें पीएफ मंथली कंट्रीब्यूशन सबमिट की जाने लगी। ये सब एम्प्लॉयर पोर्टल के थ्रू सबमिट होने लगे। ठीक है, अब पीएफ चैनल कैसे सबमिट करते हैं और कैसे हम कंट्रीब्यूशन हमेशा हर महीने मंथली बेसिस पे 15 तारीख से पहले कैसे जमा करते हैं, वो उसका वीडियो हम प्रैक्टिकली वे में जब हम चालान जमा करेंगे तब चालान जमा करेंगे या फिर कंट्रीब्यूशन कैसे सबमिट करना है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फॉर्म 3A और 6A की बात कर लेते हैं। यह होता है पीएफ एनुअल रिटर्न। अब एनुअल रिटर्न की 3A और 6A जब एनुअल रिटर्न सबमिट के लिए होता था, अब इसकी ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती, क्योंकि हम मंथली बेसिस पे चालान सबमिट करते हैं, कंट्रीब्यूशन लेते हैं और हर मंथ की 15 तारीख से पहले रिटर्न जमा कर लेते हैं। तो इन सब की ऑनलाइन प्रोसेस करके टाइम सेविंग काम होने लगे और जल्दी होने लगे। इसी वजह से हमने क्या है, मंथली बेसिस पे चालान जमा करना स्टार्ट कर दिया, कंट्रीब्यूशन जमा करना स्टार्ट कर दिया। और पीएफ आगे आने वाले समय में क्या हो रहा है कि मैनुअली जितने भी फॉर्म चलते थे, चाहे वो फॉर्म 19 हो, चाहे वो फॉर्म 13 हो, चाहे वो कोई भी हो, अब ऑनलाइन प्रोसेस के जरिए क्या कर दिया है उसको ईजी बनाने के मेथड से कि डाटाबेस हमारे डेस्कटॉप में सेव रहे और डेटाबेस से हम कभी भी वो डेटा फैच कर लें। इसलिए क्या होने लगा, ऑनलाइन प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान देने लगा। ईपीएफओ जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, वो मैनुअली प्रोसेस धीरे धीरे अब बंद करने लगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ईपीएफ विड्रॉ की। ईपीएफ विड्रॉल किस केस में होता है? ठीक है, इन केस ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ लीविंग द कंपनी, द इंडिविजुअल कैन क्लेम ईपीएफ विड्रॉ ओनली आफ्टर 60 days फ्रॉम डेट ऑफ रेजिग्नेशन। ही सी कैन अप्लाई थ्रू फॉर्म 19 और 10C। अब इसकी ईपीएफ विड्रॉ के बारे में देख लेते हैं कि मतलब अगर कोई एम्प्लॉय क्या होता है, रेजिग्नेशन कंपनी ऑफ द कंपनी द इंडिविजुअल कैन क्लेम, मतलब कोई भी अगर एम्प्लॉय है कंपनी से रिज़ाइन करता है और छोड़ के जाता है, उसकी इसमें एम्प्लॉय अपना पीएफ रेजिग्नेशन के बाद 2 महीने, कम से कम 2 मंथ, 60 डेज़, मतलब 60 डेज़ के बाद ही वो विड्रॉ कर सकता है अपना अमाउंट बाय फॉर्म 19 के थ्रू। फॉर्म 19 के थ्रू अपना पीएफ और 10C के थ्रू पेंशन का विड्रॉ अमाउंट कर सकता है। बट ही सी कैन अप्लाई थ्रू 19 फॉर्म 19 फिल करेगा, वो ऑनलाइन हो जाएगा, तो उससे पीएफ विड्रॉ कर सकता है। और पेंशन विड्रॉ करना है तो 10C फिल करना पड़ेगा उसको। तो पेंशन अमाउंट विड्रॉ की बात करें तो एम्प्लॉय के 10 साल कंप्लीट होंगे तभी जाके वो निकलेगा। ठीक है, और हम आगे लिखा हुआ होगा देखते हैं पेंशन अमाउंट की। पेंशन अमाउंट इज ग्रांटेड टू एम्प्लॉय ओनली आफ्टर 10 years of continuous contribution in an account. This amount is paid only in term of monthly basis or as pension. ओके, तो ये क्या होता है कि 10 साल कंप्लीट अगर होंगे तभी आपको पेंशन अमाउंट मिलेगा, वो भी मंथली बेसिस जो पेंशन के रूप में मिलेगी रिटायरमेंट के बाद, या फिर आप 58 ईयर्स के
हो चुके हों, तब आपको वो रिटायरमेंट के बाद मिलेगी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं केसेस ऑफ पीएफ विड्रॉल। पीएफ विड्रॉल की किस स्थिति में विड्रॉल कराना है और किस स्थिति में कितना अमाउंट मिलेगा हमें। ठीक है, तो इसकी हम बात करते हैं। तो बात करते हैं पहले, एम्प्लॉय हैज़ वर्कड फॉर लेस देन 6 मंथ। अगर एम्प्लॉय ने 6 मंथ से कम काम किया है, उस केस में क्या होगा, आफ्टर 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन वो विड्रॉ क्या कर सकता है, 60 दिनों में अपना पैसा विड्रॉ कर सकता है ना। ही विल गेट ओनली एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन अमाउंट 12%, नथिंग एल्स। अगर एम्प्लॉय ने 6 महीने से कम काम किया है, ठीक है, याद रखिएगा 6 महीने से कम काम किया है, तो उसको सिर्फ अपना खुद का कंट्रीब्यूशन 12% जो कंट्रीब्यूट कर रहा था उतना ही अमाउंट उसको मिलेगा। ठीक है, अब दूसरे केस में एम्प्लॉय हैज़ वर्क लेस देन 10 ईयर्स। अगर दूसरे केस में क्या है, एम्प्लॉय ने 10 साल से कम काम किया या जॉब की है, इस केस में क्या होगा, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन वो अपना विड्रॉ तो कर सकता है 60 दिन में अमाउंट, बट उसको मिलेगा कितना, ही विल गेट 12% एम्प्लॉयर शेयर और 12% एम्प्लॉयर शेयर, 24% उसको एक बार में मिल जाएगा। बट क्या होता है, 24% उसको मिल तो जाएगा, 12% खुद का, 12% एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, बट मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल नहीं होगा। अगर एलिजिबिलिटी उसको चाहिए तो 10 साल कम से कम उसको कंप्लीट करने ही पड़ेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, या फिर जैसे 3-3 साल करके उसने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में किया है और वो स्कीम सर्टिफिकेट अगर बनवा लेता है 10C के अकॉर्डिंग, तो वो एलिजिबल होगा कि मेरी जो सर्विस हिस्ट्री है वो अपडेट हो जाए और 10 साल से ज़्यादा अगर मैंने काम किया है तो मैं मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल रहूँगा। अगर आप तीसरी पॉइंट की बात कर लेते हैं, एम्प्लॉय हैज़ वर्क फॉर मोर देन 10 ईयर। अगर 10 साल से ज़्यादा किया, इस केस में 10 साल से अगर ज़्यादा जॉब की है तो उस केस में 60 दिन में तो वो विड्रॉ कर सकता है अपना डेट ऑफ रेजिग्नेशन के बाद, जो 60 दिन होंगे 2 महीने बाद, वो अपना अमाउंट भी निकाल सकता है और उसको ही विल कंप्लीट अमाउंट ऑफ पीएफ कंट्रीब्यूशन 15.67, जो कि 15.67 उसको अमाउंट पीएफ के रूप में मिल जाएगा, है ना। वो फॉर्म 19 से फिल करके उसने 15.67 मतलब पूरा अमाउंट मिल जाएगा। ही विल गेट मंथली पेंशन ऑफ 8.33 पीएफ कंट्रीब्यूशन बेसिक प्लस डीए ऑन रिटायरमेंट ऑफ द मंथली बेसिस, है ना। उसे अपना 15.67% तो फुल पीएफ कंट्रीब्यूशन पे होगा ही। उसके बाद मंथली बेसिस पे जो पेंशन उसकी स्टार्ट होगी 58 ईयर्स के बाद या फिर 10 साल जॉब करने के बाद, कितने भी साल का हो, है ना, अप्लाई करेगा तो 8.33 जो बेसिक प्लस डीए को मिलाकर कैलकुलेट होगी, वो उसको क्या करेगा, उसको पेंशन मिलने लगेगी। ठीक है, तो ये सब हमने जनरली थ्योरेटिकल सेशन में इतना ही पढ़ना था हमें। थ्योरेटिकल के लिए बस इतना ही काफ़ी है हमें। ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकली हम देखें तो प्रैक्टिकली हम क्या चालान कंट्रीब्यूट कैसे करेंगे, है ना। ये जो जनरली थोड़ी सी बात लिखी हुई है इसमें, पीएफ ऑनलाइन प्रोसेसिंग कैसे चालान जनरेट होता है, और हम क्या पढ़ेंगे, यूएन जनरेट कैसे होता है ना। फिर इसके बाद केवाईसी अपडेट कैसे होती है, अमाउंट विड्रॉ कैसे होता है, किन फॉर्म को फिल कैसे किया जाता है, पेंशन कैसे अप्लाई करते हैं और सारे फॉर्म यूज़ में कैसे लेते हैं, ये सब हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली जब सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी थ्योरेटिकली पूरा अच्छे से थ्योरेटिकल पढ़ेंगे। और एक चीज़ और, हाँ, अगर कोई भी कंपनी अंडर ट्रस्ट आती है तो हम उस एग्जाम जो केस रहेगा उसमें क्या क्या मैनेज करना पड़ता है, तो उसको हम पूरी तरीके से फुल नॉलेज ले लेंगे अगर प्रैक्टिकल सेशन जब हम कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अभी तक का जो ईपीएफ एक्ट था वो ख़त्म हो चुका है यहीं पे। आई होप कि आपको सबको पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने व्यूज़ मुझे शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।